Bismillahirrahmanirrahim. Allah will who believe who have been granted knowledge to high ranks. तदब्बुर, ताकुल और तफक्कुर जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, इसी तरह से जो भी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, वो अल्लाह ताला हमें वो इल्म नाफियन बनाए और हमारे लिए नफा देने वाला, दूसरों के लिए नफा देने वाला इल्म हो, और जिससे कि हमारे लिए वो सदका जारिया हो। तो इंशाल्लाह जो भी कुछ हम इसमें रिसर्च से रिलेटेड सीखेंगे वो हमारे लिए सदका जारिया होगा, और हम आगे सिर्फ सबको, अपने इर्द गिर्द लोगों को आप सिखाओ, अपने जो स्किल्स भी सीखो दूसरों को जरूर सिखाओ। सो हम स्टडी डिजाइन्स पे जाने से पहले आई वुड लाइक कि मैं थोड़ा सा वेरिएबल्स को टच कर लूं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिस भी पॉपुलेशन पे हम काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स पे काम करना चाह रहे हैं, या हम जो हमारे अंडर 2 इयर्स बच्चे या अंडर 1 इन्फेंट्स हैं, हम उनके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, और हम क्या काम करना चाह रहे हैं, वो जो एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक हम उनके ऊपर मेजर करना चाह रहे हैं वो वेरिएबल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये जानना चाह रहे हैं कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में अंडर 1 में मेल और फीमेल्स विद डायरियल एपिसोड्स कितने विजिट करते हैं हॉस्पिटल के, हॉस्पिटल में कितने फ्रीक्वेंसी से विजिट करते हैं, मेल फीमेल वाइज हम डायरियल एपिसोड्स के साथ जो पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, उनका फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करना चाहते हैं आउट ऑफ टोटल केसेस जितने भी एडमिशंस होते हैं हॉस्पिटल में। तो उसमें ये जानने के लिए हमारा जो मेजरमेंट या जो एट्रीब्यूट जिसको हम मेजर कर रहे हैं वो है एक तो जेंडर है, और दूसरा ये डायरियल एपिसोड्स, डायरिया, कंप्लेंट ऑफ डायरिया। ठीक है, सो ये हमारा वेरिएबल है। अब किसी में डायरिया होगा, किसी में नहीं होगा। इसी तरह कोई मेल होगा और कोई बच्चा फीमेल, बॉय चाइल्ड होगा, कोई गर्ल चाइल्ड होगा। ठीक है, सो वेरिएबल का मतलब है कि ऐसा एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक जो वेरी करे, जिसकी 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर जेंडर है तो उसकी 2 वैल्यूज हम ले रहे हैं। हम एज अगर लेते हैं तो एज की बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती थी। हम एग्जैक्टली मंथ्स तक में जाते, डेज में भी जाते कि 1 साल 6 महीने 2 दिन का है, तो हम उसको पॉइंट्स में भी जा सकते हैं। इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज एज की आ सकती है। इसी तरह हम अगर डायरिया है यस और नो, और डायरिया के अंदर हम उसे कैटेगराइज भी कर सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर डायरिया। तो हमारे पास ये सब में एक से ज्यादा ऑप्शंस आ रही हैं। सो इट मीन्स के वेरिएबल्स वो एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक जो वेरी करे, जो 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स ले सके। इसका ऑपोजिट कांस्टेंट होता है ना। कांस्टेंट क्या है? जिसमें कि आप की एक ही वैल्यू हो, जैसे कि हम के कांस्टेंट पढ़ा करते थे एफएससी में, और इसी तरह डिफरेंट मैथ्स वगैरह में, और स्टैट के अंदर भी कांस्टेंट जहाँ पे होता है ना वो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। तो हम आपसे चाहते हैं कि आपको वेरिएबल को कैटेगराइज करना है, वेरिएबल की टाइप्स आपको पता हो, और वेरिएबल्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं कि कौन से वेरिएबल्स हैं आपकी स्टडी के अंदर। फॉर एग्जांपल जिस वक्त हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद हम उनमें अंडरलाइन करते हैं कि इनमें से कौन से वेरिएबल है जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो। अच्छा, यहाँ इस के पीछे ये जो मैं आप स्लाइड दिखा रही हूँ, उसके पीछे मैं बोर्ड के ऊपर प्रॉब्लम एनालिसिस बताती हूँ, और प्रॉब्लम एनालिसिस करते हुए, जैसे कि मैं डायरिया के साथ पेशेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं अंडर 1, और मैं कम्युनिटी बेस्ड अगर काम करना चाहती हूँ, मैं देखती हूँ अंडर 1 बच्चों में लास्ट 1 ईयर में कितने डायरियल एपिसोड्स हैं, ताकि मुझे एक एवरेज नंबर ऑफ एपिसोड्स का पता चल सके, और मिनिमम और मैक्सिमम रेंज ऑफ एपिसोड्स पता चल सके कि मिनिमम 2 एपिसोड बच्चों को हुई है और मैक्सिमम 6 या 8 एपिसोड्स हुई हैं, और ऑन एवरेज 4 एपिसोड पर अंडर 1 बच्चा हुई है इन दिस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट या स्पेसिफिक यूनियन काउंसिल। ठीक है, तो इस तरह मैंने अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा है कि मैं इस तरीके से उस पर आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ, मेरा प्लान है। ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, अगर मैं कहूँ कि डायरिया एपिसोड ज्यादा होना, यानी ये कहूँ कि जेंडर जो है वो डायरिया के नंबर ऑफ डायरियल एपिसोड पर ईयर के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि लड़कों में डायरियल एपिसोड हमें ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू फीमेल। अगर मैं ऐसी बात सोचूं, ऐसा हाइपोथेसिस जहन में रखूं, तो इट मीन्स के डायरिया जो है वो होना या ना होना, 2 ऑप्शन ले रहे, 2 वैल्यूज ले रहा है ना। ठीक है,
लेकिन मैं कह रही हूँ कि डायरिया ज्यादा होगा, ये मैं एक एज अ फैक्टर उसको बता रही हूँ। अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि फीमेल्स में डायरिया ज्यादा होगा, तो मैंने एक डायरेक्शन दे दी है कि बीइंग अ फीमेल वो ज्यादा प्रोन है डायरिया होने में, या बीइंग अ मेल वो ज्यादा प्रोन है डायरिया के लिए, बॉय चाइल्ड होने पे। ठीक है, तो इसमें जब जब एक डायरेक्शन आ जाती है तो वो फैक्टर कहलाता है। जब उसको मैं न्यूट्रल कर देती हूँ जेंडर, तो वो एक वेरिएबल बन जाएगा। जब मैं कहूंगी कि लड़कियों में ज्यादा डायरिया हो रहा है, तो वो एक फैक्टर, बीइंग अ फीमेल या बीइंग अ गर्ल चाइल्ड इज अ फैक्टर। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है फैक्टर में और वेरिएबल में। वेरिएबल ही का एक हिस्सा फैक्टर होता है, ठीक है, लेकिन फैक्टर डायरेक्शन में होता है, वेरिएबल न्यूट्रल होता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब आप फैक्टर्स को वेरिएबल में चेंज करके हम क्वेश्चनर में डालते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चनर में एज फैक्टर्स नहीं इंक्लूड करते। लेकिन जब हम सोचते हैं तो हम चीजों को फैक्टर्स के तौर पे ही सोच रहे होते हैं। जैसे जेंडर के साथ हमने एक रिलेशनशिप सोचा, इसी तरह हम इलिटरेट मदर्स में आप ये सोच सकते हो कि जो जिन जिन बच्चों की माएँ इलिटरेट हैं, उनमें हमें डायरियल एपिसोड ज्यादा मिलेंगे। तो इलिटरेसी एक फैक्टर है। अगर मैं उसका एजुकेशनल स्टेटस मालूम करूंगी और एजुकेशनल स्टेटस को उस पे क्वेश्चन में लिखूंगी, ये एक वेरिएबल है जो वेरी करेगा। एजुकेशनल स्टेटस इलिटरेसी भी आ सकती है, लिटरेट भी हो सकता है, लिटरेट में भी आगे वो अंडर मैट्रिक हो सकता है, मैट्रिक हो सकता है, अबव मैट्रिक यानी प्रोफेशनल एजुकेशन वाली भी हो सकती है। तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं एजुकेशनल स्टेटस के अंदर। अच्छा, वेरिएबल हमने कर लिया, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, अ फिनोमेनन दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज। और इसमें मैंने आपको जो चीजें बतानी है, अच्छा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की बात आती है जब, कि जब आप जैसे मैंने ये डेटा लिया, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो मेजरेबल होती हैं, जैसे कि वेट ऑफ अ स्टूडेंट, इनकम ऑफ द फैमिली, जबकि और उससे जो डेटा जनरेट होता है उसको हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। अब जैसे मैंने एक बच्चे का पूछा, उसका उसका जेंडर देखा, नोट डाउन किया, और उसके डायरिया के बारे में पूछा, ये एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है जो मैंने उनके ऊपर की। ठीक है, नंबर ऑफ एपिसोड्स पूछ लिया। लेकिन जब मैं इसी को जाके 30 लोगों पे डेटा कलेक्ट करूंगी, यही इंफॉर्मेशन मैं 30 लोगों से लूंगी उनके जेंडर के बारे में और डायरिया, और जब मैं इसको एंटर करूंगी, ये एक डेटा सेट कहलाएगा। जेंडर के ऊपर एक डेटा सेट है, एक डेटा सेट मेरा डायरिया के ऊपर है। तो ये डेटा सेट जो है, जब मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं और मल्टीपल आपके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी सैंपल साइज आपका 300 या 400 है, तो वो फिर आपका डेटा बन जाता है पूरा, यानी डिफरेंट डेटा सेट्स मिलके आपका डेटा बनता है। तो डेटा क्या है? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस मिलके डेटा बनाती हैं। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी तो क्वांटिटेटिव डेटा जनरेट होगा, और ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होंगे जो मेजरेबल हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल टर्म्स में हम उनको मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए हम उनको क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, जो इसमें क्वालिटेटिव वेरिएबल की भी दूसरी टाइप आ जाती है, जिसमें कि हमारे पास क्वालिटीज हैं, जैसे कि कैटेगरीज हैं, जिसे हम कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहते हैं। तो दूसरी ऑप्शन हमारी कैटेगोरिकल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड आता है, कैटेगोरिकल डेटा, या उसको क्वालिटेटिव डेटा भी कह सकते हैं। सो कैटेगोरिकल ऑब्जर्वेशन जो होंगी, जैसे मैरिटल स्टेटस ऑफ अ मैन, कलर ऑफ अ टॉय, और इसी तरह आपकी जेंडर है और आपका रिलीजन है, ये सारी कैटेगरीज में डेटा आएगा। इसमें कोई किसी के आगे कोई फ्रीक्वेंसी नंबर नहीं आ रहा। इसको इससे जो डेटा जनरेट होगा वो क्वालिटेटिव डेटा कहलाएगा, ये कैटेगोरिकल डेटा कहलाएगा। और इसमें आप यूजली हम परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो हम अब स्केल ऑफ मेजरमेंट पे किस तरह से वेरिएबल को क्लासिफाई करते हैं। जो क्वांटिटेटिव डेटा जिस वेरिएबल पे बेस्ड करेगा, उन वेरिएबल्स को हम न्यूमेरिकल वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। सो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स या न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, दो मेन हमारी कैटेगरी क्लासिफिकेशन बन जाती है। तो हम न्यूमेरिकल को आगे से कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में डिवाइड किया। डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? डिस्क्रीट का मतलब है किसी में है किसी में नहीं, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, किसी हर क्लास में आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट वेरी कर सकते हैं, और पॉइंट्स में नहीं आंसर आता। सो डिस्क्रीट वेरिएबल एक्चुअली वो होते हैं जो काउंट हो सके और फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज हो जिनकी, जैसे नंबर ऑफ फ्रैक्चर्स है, नंबर ऑफ अबॉर्शन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, ये फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज है और होल नंबर में आएंगी, पॉइंट्स में तो नहीं जाएंगी ना। ठीक है, सो यू एक क्राइटेरिया क्या हुआ, वो वेरिएबल्स जो वो डेटा या वेरिएबल जिसको आप काउंट कर सकें और
फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज हो। कंटिन्यूस वेरिएबल वो होते हैं जो इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, जिसको आप मेजर या एस्टिमेट करते हैं। एक कंटिन्यूम पे आपके पास वैल्यूज आती है, जैसे कि एज है, इनकम है, हीमोग्लोबिन लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जिसमें भी पॉइंट्स में आंसर आ सकता है, और जिसमें भी आपकी आप खुद यूज करते हो कि आई एम मेजरिंग ब्लड प्रेशर, आई एम मेजरिंग हीमोग्लोबिन, आई एम एस्टिमेटिंग एज, इनकम एस्टिमेट कर रहा हूँ, तो मेजर और एस्टिमेट का जहाँ वर्ड आएगा तो वो इट मीन्स कि वो वेरिएबल कंटिन्यूस है। कैटेगोरिकल में आगे से वी हैव नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो आपका जिनमें कोई इनहेरेंट ऑर्डर ना हो, जैसे कि इसमें फूड क्रॉप की एग्जांपल दी है, इसी तरह रिलीजन की एग्जांपल आ जाती है जिसमें कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं है कैटेगरीज के बीच में। जेंडर आ जाता है, जेंडर जो है डाइकोटमस नॉमिनल भी कहते हैं हम इसको, डाइकोटमस डेटा, दो कैटेगरीज आती है इसमें। ऑर्डिनल होता है जिसमें कोई इनहेरेंट ऑर्डर हो, जैसे डिसेबिलिटी, नो डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी, सीरियस से टोटल, माइल्ड मॉडरेट सिवियर इन्फेक्शन। इसी तरह आपका वैस है जो वियल एनालॉग पेन्स के स्कोरिंग के लिए हम यूज करते हैं ना स्केल, उसके अंदर भी आपके पास बेसिकली ऑर्डिनल डेटा आता है। इसी तरह इनकम है, और इसी तरह कुछ चीजें होती हैं जिसमें कि आपके पास वेरिएबल्स जो है उन्हें ऑपरेशनलाइज करना पड़ता है, जैसे कि अच्छा ये मैंने एक और एग्जांपल है, जैसे लॉन्ग वेटिंग टाइम एक फैक्टर है और वेटिंग टाइम वेरिएबल है, वो लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। इसी तरह एब्सेंस ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का ना होना एक फैक्टर है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स जो मैं अपने क्वेश्चनर में लिखूंगी या जिसको मैं एज अ वेरिएबल अपनी स्टडी में बताऊंगी, वो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग है, जो एब्सेंस में की सूरत में भी हो सकती है, यानी नॉन अवेलेबिलिटी है, यस और नो में मैं कर सकती हूँ। लैक ऑफ सुपरविजन, इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ सुपरवाइजरी विजिट, इसी तरह डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। कुछ जगहों पे आपको ऑपरेशनलाइज करना पड़ता है वेरिएबल, जैसे कि आप नॉलेज असेस करना चाहते हो, नॉलेज एक दो सवाल से तो किसी का भी असेस नहीं हो सकता किसी भी एस्पेक्ट पे, तो आप उस सूरत में ऑपरेशनलाइज करना पड़ता है, आपको कुछ प्रिसाइज इंडिकेटर डेवलप करने पड़ते हैं अपनी उस वेरिएबल को डिफाइन करने के। आप कैसे कहोगे कि ये सामने बैठा हुआ बंदा जिससे मैंने इंटरव्यू किया है ये नॉलेजेबल है या नहीं है, ठीक है। सो उसको आपको अपनी क्लियर डेफिनेशन देनी पड़ेगी, और उस डेफिनेशन के लिए यूजुअली हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे कि लेवल ऑफ नॉलेज हम असेस करते हैं, तो हमको 10 अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम 0 to 3 करेक्ट आंसर को कह सकते हैं कि वो अगर 3 तक करेक्ट आंसर है तो पूरा नॉलेज है, अगर 4 to 6 तक करेक्ट आंसर है तो हम इसे कहेंगे रीजनेबल नॉलेजेबल है, और 7 to 10 में हम गुड नॉलेज या नॉलेजेबल कहेंगे उसको। इस तरीके से करके हम ऑपरेशनलाइज करते हैं वेरिएबल्स को उन कंडीशन में जब हमारे पास कोई एक कैटेगरी नहीं बन रही, कोई एक आंसर नहीं आ रहा, लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ अवेयरनेस, और इसी तरह एटीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो ये हमारा इसका एक हो गया स्केल ऑफ मेजरमेंट। दूसरी हमारी होती है कॉजल रिलेशनशिप, क्योंकि अब मैं डिजाइन कराने लगी थी इसलिए मैंने बेसिकली इसके लिए आपको इस तरफ लेके आई हूँ। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल करके हम इन्हीं वेरिएबल्स को जो अभी हमने न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल में डिवाइड किए हैं, कि न्यूमेरिकल में हमने कंटिन्यूस न्यूमेरिकल एंड डिस्क्रीट न्यूमेरिकल, और कैटेगोरिकल में हमने नॉमिनल एंड ऑर्डिनल में डिवाइड किया। तो इन्हीं को उठा के जब हम देखते हैं कि अगर हम रिलेशनशिप देख रहे हैं दो वेरिएबल्स का, तो इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट होगा और कौन सा डिपेंडेंट होगा। सो डिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करेगा, यानी इंडिपेंडेंट में कोई भी चेंज आएगी तो डिपेंडेंट चेंज होगा, इसीलिए तो वो डिपेंडेंट कहला रहा है, ठीक है। सो आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। जैसे कि मैं कहती हूँ इलिटरेसी नंबर ऑफ डायरियल एपिसोड को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है ना, इसके साथ एसोसिएटेड है। अगर माँ इलिटरेट होगी, हाइपोथेसिस मेरा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये कहता है कि अगर माँ इलिटरेट है तो बच्चे में डायरियल एपिसोड का नंबर, एवरेज डायरियल एपिसोड ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू जिनकी माँ लिटरेट है। तो इसमें मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डायरियल एपिसोड, इंडिपेंडेंट क्या है, लिटरेसी ऑफ मदर। सो इस तरीके से करके, और फिर बहुत सारे, जब भी आप रिलेशनशिप की बात करते हो तो इर्द गिर्द के बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो उस रिलेशनशिप को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, उनको कहते हैं थर्ड वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो एक्सट्रेनियस होता है, जो दोनों के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी वो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर भी होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी स्टैटिस्टिकली एसोसिएटेड होता है। और ये बातें कहाँ से पता चलती हैं, लिटरेचर से। लिटरेचर बताता है कि भी एज इज अ नोन कंफाउंडर, जेंडर इज अ नोन कंफाउंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बहुत सारे कंडीशंस में वो भी नोन कंफाउंडर है। जैसे कि इस रिलेशनशिप में अगर मैं कहूँ कि इलिटरेसी इज एसोसिएटेड विद
डायरियल एपिसोड्स, ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ डायरियल एपिसोड्स, तो इस रिलेशनशिप को सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कंफाउंड करता है या नहीं करता, उसको देख लेते हैं। क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है फॉर डायरियल डिजीज? यस, अगर आप लिटरेचर उठाएं तो आपको नजर आएगा कि लो सोशियो इकोनॉमिक में डायरियल एपिसोड ज्यादा मिल रही हैं। इट मींस कि बीइंग लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन या लो सोशियो इकोनॉमिक घर को बिलोंग करना आपको ज्यादा प्रोन कर देता है टू डेवलप डायरियल एपिसोड, ठीक है। दूसरी तरफ हम डायरियल एपिसोड का देखते हैं रिलेशनशिप विद इलिटरेसी। तो क्या हमें लिटरेचर में कोई मिलेगा? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल मिलेगा, स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन विद इलिटरेसी मिलेगी, क्योंकि जब इलिटरेसी ज्यादातर आपको लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में मिलती है, तो इसलिए उसके साथ भी सिग्निफिकेंट एसोसिएशन हमें लिटरेचर में मिलेगी। सो कंफाउंडर लेबल करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो तीसरा वेरिएबल जो बीच में अपना रोल प्ले कर रहा है, जो फाइंडिंग्स को डिस्टॉर्ट, इस रिलेशनशिप को डिस्टॉर्ट कर रहा है या बढ़ा के बयान कर रहा है या उसको दबा रहा है, मास्क कर रहा है, और वो तब हम उसे कंफाउंडर लेबल करेंगे जब वो दोनों तरफ खेलेगा, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ भी एसोसिएटेड है स्टैटिस्टिकली, और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर या इंडिपेंडेंट फैक्टर है उसके साथ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। किसी को कोई चीज नहीं समझ आ रही तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद हम कंफाउंडिंग वेरिएबल की एग्जांपल, जैसे कि ये दोनों तरफ प्ले करता है, ठीक है। एग्जांपल, पेशेंट एजुकेशन के साथ टीबी कंप्लायंस के साथ टीबी या फैमिली इनकम को उसके साथ लिंक किया हुआ है। अच्छा, इसमें अब हम आई थिंक की कॉन्सेप्ट दोबारा से आपने देखने हैं तो इसको देखा जा सकता है। ये वाला हमारा खत्म हो गया, थैंक यू। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, स्टडी डिजाइन्स। आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा स्टूडेंट्स? इधर ही है? Yes, ma'am, we are listening to you. कोई क्वेश्चन तो नहीं अभी तक? I think no, ma'am. Variables are very clear now. And ठीक है, हाँ जी, अब thank you. हम स्टार्ट करते हैं विद स्टडी डिजाइन्स। अच्छा, रिसर्च को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। अभी तो मैंने वेरिएबल्स का बताया था ना, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जिनके ऊपर वो डेटा बेस करता है, इसलिए हम उसको इस नाम से बुलाते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। लेकिन रिसर्च की जो मेन दो ब्रांचेस हैं वो है क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये उसके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। डेटा और वेरिएबल जो हमने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव किए हैं, वो क्वालिटेटिव का मतलब वहाँ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है। यहाँ जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ये दो मेन ब्रांचेस हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च डील करती है विद द न्यूमेरिकल डेटा, नंबर, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस पे जो आप देखते हो, जो मेजरेबल होती हैं, वो चीजें आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च में आती हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च डील करती है विद टेक्सचुअल डेटा, जो कुछ आप लिखा हुआ टेक्स्ट की फॉर्म में है, या इंटरव्यू लेते हो, किसी की परसेप्शंस को एक्सप्लोर करते हो, तो ज्यादातर वो चीजें जो मेजर और एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन लेवल नहीं है, आप उनकी परसेप्शंस पूछ रहे हो, हर इंसान का ख्यालात दूसरे से डिफरेंट होंगे, तो उससे जो आपके पास चीज जनरेट होती है वो टेक्सचुअल डेटा है। उस टेक्सचुअल डेटा का एनालिसिस का तरीका डिफरेंट है, उस टेक्सचुअल डेटा को मैनेज करने का, उसकी क्वालिटी कंट्रोल का, सब के तरीके डिफरेंट है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च पूरी एक अलग डोमेन है, ठीक है। अब ये सेंचुरी मिक्स मेथड सेंचुरी कहलाती है, जिसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मिक्स यूज किया जाता है, जिसे हम मिक्स मेथड रिसर्च कहते हैं। तो ये मिक्स मेथड सेंचुरी है, जिसमें कि हम मिक्स मेथड रिसर्च को प्रमोट करते हैं कि आप क्वांटिटेटिव भी करें और क्वालिटेटिव रिसर्च का भी कोई ना कोई तरीका साथ यूज करें, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च आपको आंसर व्हाई एंड हाउ देती है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसके आंसर आपको क्वांटिटेटिव नहीं दे सकती। हर एक का क्यों का जवाब फर्क होगा। जिससे पूछोगे भी आप हॉस्पिटल की क्वालिटी ऑफ सर्विसेज से क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्यों का जवाब जो है वो आप अगर उनसे पूछोगे तो वो डिफर करेगा हर एक का, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई चेकलिस्ट बना के उन्हें दोगे तो ये क्वांटिटेटिव वे है, वो उनमें से चेक कर देंगे। कई चीजें उनके दिमाग में नहीं भी होंगी, वो पढ़ेंगे तो उनको याद आ जाएगा, अच्छा ये भी वजह है, ये भी वजह है, उससे टिक कर देंगे। लेकिन जो उनके अपने ख्यालात हैं वो क्वालिटेटिव के अंदर ही आप मेजर कर सकते हो। क्वालिटेटिव में बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक आप इन डेप्थ इंटरव्यूज लेते हो, फोकस ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो, डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हो,
वीडियो रिकॉर्डिंग भी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आती है कि आप डायरेक्टली देख रहे हो कि पेशेंट वेटिंग एरिया में क्या हो रहा है, कितनी कितनी देर मरीज बैठा है। ये बातें जो है ये सिर्फ जाके नहीं, ये कुछ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बगैर नहीं हो सकता डेटा, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट तरीके हैं और इसमें डिफरेंट इसकी डिजाइन आते हैं जो कि इंशाल्लाह कभी हुआ टाइम तो क्वालिटेटिव रिसर्च पे फिर लेंगे क्लास। अब हम आ जाते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में ये बहुत कॉमन पिरामिड है, इसमें हायरार्की ऑफ एविडेंस है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के साथ नीचे आपके पास एनिमल स्टडीज, इन विट्रो स्टडीज आती हैं, उसके बाद आपके आइडियाज, ओपिनियन, एडिटोरियल, केस रिपोर्ट, केस सीरीज, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल, कोहॉर्ट, आरसीटी। ये स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस के हिसाब से बना हुआ है कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाते उतना ही आपकी स्टडी स्ट्रॉन्ग और उससे जनरेट होने वाला एविडेंस स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम कहते हैं कि वो स्टडी ये कोहॉर्ट की है, वाह 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 इसने बहुत अच्छा काम किया, आरसीटी की है ये तो बहुत ही बेहतरीन काम किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ही चीजें चलती हैं। क्रॉस सेक्शनल होती हैं तो आगे जाके केस कंट्रोल कोहॉर्ट होती हैं, केस रिपोर्ट की जाती है। कोविड में केस रिपोर्ट पब्लिश हुई तो आगे जाके केस कंट्रोल कोहॉर्ट्स और आरसीटीज कंडक्ट हुई। सो अच्छा, क्वांटिटेटिव रिसर्च में सिस्टमैटिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेटा एंड देयर रिलेशनशिप। मेजरिंग इज की इन क्वांटिटेटिव रिसर्च बिकॉज इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड ऑब्जर्वेशन। और टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव स्टडी डिजाइंस जो हम यूज करते हैं ना, बेसिकली हम दो मेन में क्लासिफाई करते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज वो होती हैं जिनमें आप सिंपल ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्व करने के दो तरीके हैं, या तो एक साइड पे बैठ के ऑब्जर्व करो और जो नजर आ रहा है उसे डिस्क्राइब कर दो। दूसरा तरीका है जो ऑब्जर्व कर रहे हो उनका एनालिसिस रन कर लो, क्योंकि जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उनमें आप कंपैरिजन नजर आ रहा है आपको। तो जो चीज आपको ऑब्वियस नजर आ रही है या आप कंपैरिजन कर सकते हो, उन्हें आपस में कंपेयर कर लो, तो वो एनालिटिकल डिजाइन हो जाएगा। लेकिन ये दोनों ही ऑब्जर्वेशनल की टाइप है, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशनल एंड एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल। डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशनल में सिंपल डिस्क्राइब करने के लिए केस रिपोर्ट की एग्जांपल है, केस सीरीज है। केस रिपोर्ट में N1 होता है, एक पे की है, N1 से ज्यादा हो जाएगा तो केस सीरीज बन जाएगी। और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती हैं जिनमें जो कि आप प्रेवलेंस सर्विस जिन्हें हम कहते हैं, जो कम्युनिटी में आप जाके सर्वे करते हो, या आप हॉस्पिटल बेस्ड भी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कर सकते हो। तो बेसिकली किसी एक वक्त में आप जाते हो जिसमें आपको ये नहीं पता कि इसमें अंदर जो फैक्टर्स आप देख रहे हो वो पहले से मौजूद हैं या आपने कोई फॉलो अप नहीं किया, कोई टाइम रिलेशनशिप नहीं देखा। और इसमें आप क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में को हम स्नैपशॉट स्टडीज भी कहते हैं, नहीं तस्वीर सिर्फ खींची है, प्रेवलेंस स्टडी भी कहते हैं। जबकि इसके ऑपोजिट जो दूसरी हमारी स्टडीज ऑब्जर्वेशनल में एक और टाइप की आती है, इसके साइड में नहीं लिखी हुई, इंसिडेंट स्टडीज भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जिन्हें हम कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हमें हेल्प कर देती है कि हम फॉलो अप करते रहे, आगे देखें, लेकिन वो भी हम सिर्फ डिस्क्राइब ही करते हैं, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन की नियत से हम देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारे पास एनालिटिकल डिजाइंस में हमारे पास क्रॉस सेक्शनल में भी एनालिटिकल की ऑप्शन होती है। जैसे कि आप शुरू से ही दो का कंपैरिजन करते हो, जैसे कि रूरल और अर्बन के अंदर प्रेवलेंस कंपेयर कर लो टीबी की, तो आप स्टार्ट क्योंकि दो ग्रुप से कर रहे हो और इसलिए वो कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शनल बन सकती है, ठीक है। इसी तरह क्रॉस सेक्शनल के अंदर भी जब आप एनालिसिस करते हो तो आपके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे एज, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, प्रायर हिस्ट्री ऑफ टीबी या फैमिली हिस्ट्री, जो आप डेटा नॉर्मली लेते ही लेते हो, ठीक है। तो वो उनके साथ, उन फैक्टर्स के साथ जो उसके अंदर मौजूद हैं आपके पार्टिसिपेंट्स के अंदर, उनके साथ जब आप टीबी की प्रेवलेंस को देख क्रॉस टैब कर रहे होते हो, एज वाइज और जेंडर वाइज टीबी को देख रहे हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाइज टीबी की प्रेवलेंस देख रहे हो, तो ये स्ट्रैटिफिकेशन हो रही है। तो जब आप एनालिसिस करते हो, आप डेटा को स्ट्रैटिफाई करते हो, तो एनालिसिस क्रॉस सेक्शनल के भी एंड पे होगा, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में आप कहोगे कि ये इनका माइट बी ये एसोसिएटेड हो इस डिजीज के साथ, क्योंकि इसमें आपकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट एसोसिएशन निकल रही है, तो आप उस पर रिकमेंड करते हो कि इस पे एनालिटिकल डिजाइन अप्लाई करें, ठीक है। सो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हमारे पास दो तरह से हम हो सकती हैं, एक तो सिंपल डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल, और फिर हमारे पास कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शनल या क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल हो सकती हैं, जिसमें कि आप एनालिसिस करते हो, दो ग्रुप से शुरू कर देते हो या आप मल्टीपल फैक्टर्स के साथ देख रहे होते हो,
करते क्रॉस सेक्शनली हो, लेकिन फैक्टर्स के साथ एसोसिएशन देखते हो, जैसे हम इलिटरेसी की विद डायरियल एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बता दूं कि जो डिस्क्रिप्टिव डिजाइन होते हैं, क्योंकि वो सिंगल ग्रुप यानी कोई ग्रुपिंग से शुरू नहीं होते, तो इसलिए उनमें आप हाइपोथेसिस जनरेट करते हो एट द एंड, ठीक है। एनालिटिकल डिजाइन नहीं है, जो डिस्क्रिप्टिव डिजाइन हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं एट द एंड। एनालिटिकल डिजाइन स्टार्ट हाइपोथेसिस से होते हैं, यानी आपने पहले अपने सिनॉप्सिस में, अपने प्रपोजल में हाइपोथेसिस लिखोगे तो बात शुरू होगी, ठीक है। एनालिटिकल डिजाइन स्टार्ट्स विद हाइपोथेसिस और फिर वो उसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। सो ये डिफरेंस याद रखें, ठीक है। सॉरी, अच्छा, तो हमारे पास एनालिटिकल डिजाइन वो हैं जो हाइपोथेसिस से शुरू होते हैं और यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे वो। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव में एक और बात बतानी थी कि एज जेंडर जो मैं आपको फैक्टर्स बता रही थी कि वो भी डिस्क्रिप्टिव में तो मौजूद है। जाहिर है एज और जेंडर के बगैर तो पेशेंट का डेटा लिख ही नहीं सकते, तो इनको यहाँ पे इफेक्ट मॉडिफायर कहते हैं। इन फैक्टर्स को कंफाउंडर नहीं कहेंगे डिस्क्रिप्टिव डिजाइन में, ये फैक्टर इफेक्ट मॉडिफायर, क्योंकि प्रेवलेंस के इफेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी जेंडर वाइज प्रेवलेंस वेरी करेगी, एज वाइज प्रेवलेंस वेरी करेगी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाइज प्रेवलेंस वेरी करेगी। तो ये क्या है, ये इफेक्ट मॉडिफायर यानी इफेक्ट को मॉडिफाई करने वाले फैक्टर्स हैं। एनालिटिकल जब डिजाइन आते हैं तो इफेक्ट मॉडिफायर भी मौजूद होते हैं, लेकिन कंफाउंडर भी आ जाते हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस बन गया, रिलेशनशिप्स आपने शुरू में ज्यूम कर लिए, कुछ प्रिडिक्शंस कर ली। हाइपोथेसिस क्या होता है, assumption, prediction, supposition, वो आपने शुरू में बनाई। जब भी आप सपोजिशन बनाते हो तो इट मीन्स के आप जब दो का रिलेशनशिप देख रहे हो तो उसमें कंफाउंडर्स आ जाते हैं। तो कई दफा जो फैक्टर इफेक्ट मॉडिफायर होते हैं साइमल्टेनियसली वो कंफाउंडर भी हो सकते हैं। सो एक ही फैक्टर एज इज अ नोन कंफाउंडर, एज एंड जेंडर, और इफेक्ट मॉडिफायर भी है। सो आपको फिर बताना पड़ता है ये डिफरेंस इफेक्ट मॉडिफायर कंफाउंडर में जरूर याद रखना। तो एनालिटिकल डिजाइन हमारे पास केस कंट्रोल है, कोहॉर्ट है, हिस्टोरिकल कोहॉर्ट, कोहॉर्ट की आगे से प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट और रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट, दो टाइप्स हैं, जिसको हम रिट्रोस्पेक्टिव को हिस्टोरिकल कोहॉर्ट भी कहते हैं। सो हम इसमें एक क्वेश्चन है कि ये सिस्टेमिक रिव्यू जो है वो डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिक की किस कैटेगरी में आता है? सिस्टमैटिक रिव्यू जो है वो आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी डिजाइन्स के अंदर मेटा एनालिसिस आ जाता है, और क्वालिटेटिव में यानी आपकी जो कैटेगोरिकल उसके अंदर आपका सिस्टमैटिक रिव्यू आ जाता है। ये दोनों ओरिजिनल रिसर्चेस नहीं है, ये स्टडी ऑफ स्टडीज है, यानी जो स्टडीज हो चुकी हैं इनका जो सब्जेक्ट होता है वो कोई पेशेंट नहीं होता, ये स्टडी ऑफ स्टडीज होती है, यानी स्टडीज के ऊपर स्टडी की जाती है, ठीक है। तो आपके सैंपल साइज स्टडीज में से निकलेगा, तो इसलिए ये इनमें एनालिसिस भी होता है, इनमें डिस्क्रिप्शन भी होती है, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन ये आएंगी एनालिटिकल डिजाइन के अंदर ही। आपके हमारे मेटा एनालिसिस जो है जिनमें हम आरसीटीज को अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बता रही हूँ, जब हम आरसीटीज के ऊपर डेटा रीएनालाइज करते हैं तो वो मेटा एनालिसिस बन जाता है। जब हम तमाम तरह की स्टडीज इंक्लूडिंग आरसीटीज हम क्वालिटेटिव सिंथेसिस करते हैं तो वो सिस्टमैटिक रिव्यू बन जाता है, यानी दोनों में हम डेटा सिंथेसाइज कर रहे हैं, एविडेंस सिंथेसाइज कर रहे हैं। अभी तक जो ऊपर डिस्क्रिप्टिव डिजाइन हमने पढ़े, एनालिटिकल पढ़े, और अभी हम एक्सपेरिमेंटल पढ़ेंगे, ये तमाम एविडेंस जनरेट कर रहे हैं। डिजाइन क्या कर रहे हैं, एविडेंस जनरेट कर रहे हैं। लेकिन मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू इनको स्टडी ऑफ स्टडीज कहते हैं, और ये एविडेंस को सिंथेसाइज करती हैं, जनरेट नहीं करती, ठीक है। जनरेट हो चुका है, ये जनरेटेड एविडेंस को मिलाती हैं और उस पर नया एविडेंस सिंथेसाइज करती हैं। जैसे मेटा एनालिसिस आरसीटीज के एविडेंस को रीएनालाइज करता है और उससे नया नतीजा अखज करता है, यानी उन्हें इंटरप्रिटेशन करता है, एविडेंस जनरेट सिंथेसाइज करता है। और सिस्टमैटिक रिव्यू क्वालिटेटिवली एविडेंस को सिंथेसाइज करता है। ये आपका इसको एसपीएसएस की फाइल्स या आपका एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए, जो पब्लिश्ड रिसर्चेस हैं ये उनमें से एविडेंस जनरेट कर लेता है, सिंथेसाइज कर लेता है, ठीक है। सो अब हम इज दैट क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। मैम आपने जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की थर्ड कैटेगरी बताई, इंसिडेंस और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, तो मैम कैन वी कॉल लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज एज कोहॉर्ट एज वेल?
लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज सब कोहॉर्ट नहीं है। उस लॉन्गिट्यूडनल में जब कंपैरिजन ऐड हो जाता है, कोहॉर्ट होती है जिनमें आप एक्सपोजर डिफाइन कर लेते हो, आप एक कोहॉर्ट लेते हो, उसको एक्सपोजर की बेस पे डिवाइड करते हो दो हिस्सों में, एक हिस्सा जिसमें जो लोग एक्सपोज्ड है और एक हिस्सा जो एक्सपोज नहीं है, और उनको लेके आगे चलते हो, ठीक है। लेकिन जो इंसिडेंट्स वैसे जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती हैं उनमें आप एक ही पेशेंट को जैसे फॉलो अप कर रहे हो, मल्टीपल टाइम्स उसको विजिट कर रहे हो और देख रहे हो कि इसमें आउटकम क्या डेवलप हुआ, इसका वूंड है तो वो कितने अरसे में ठीक हुआ, या इसको अगर मीजल्स की कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई तो वो आगे उनको फॉलो करते हो कि कितने अरसे में सबसाइड हुई और उनको रीएडमिशन की जरूरत कब कब पड़ी। यानी इसमें कंपैरिजन नहीं है। बात समझ आ रही है? ठीक है। Yes, yes, yes. सो अच्छा, इसी you, तरह ma'am. यहाँ मैं एक और चीज बताऊं, जो आप केस सीरीज है, केस सीरीज एक डिस्क्रिप्टिव डिजाइन है, वीक डिजाइन है। अगर इन्हीं केसेस की सीरीज के साथ आप कंट्रोल ग्रुप ऐड कर लो तो केस कंट्रोल की तरफ चला जाएगा, ठीक है, जरा स्ट्रॉन्ग डिजाइन हो जाएगा, एनालिटिकल कैटेगरी में चला जाएगा। इसी तरह जब आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज करते हो और उनके साथ आप कंपैरिजन ग्रुप करके प्रॉपर कोहॉर्ट की फॉर्म में ले जाओ तो वो कोहॉर्ट में चला जाएगा, एनालिटिकल बन जाएगा, ठीक है। Okay. Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. अच्छा, इन डिजाइन को हम वन बाय वन आगे थोड़ा सी डिटेल से लेंगे। जल्दी से एक्सपेरिमेंटल को देख लो। एनिमल और ह्यूमन एक्सपेरिमेंट दोनों तरह से हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो ऊपर वाली थी इनके साथ आप प्लीज नोट डाउन करो। केस रिपोर्ट और केस सीरीज के लिए वी हैव केयर गाइडलाइन, CARE। आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट चलो ना भी सबमिट करो, लेकिन ये अभी ओपन करो अपनी लैपटॉप पे, केयर गाइडलाइंस, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल और ये तीनों, इन तीनों के लिए क्रॉस सेक्शनल भी, क्योंकि एनालिटिकल में हम एनालिसिस मेजॉरिटी टाइम कर रहे होते हैं, एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल, तो उसके साथ मिला के स्ट्रोब गाइडलाइंस है, STROBE। ये रिपोर्टिंग गाइडलाइंस है। आपको आपने अगर अच्छे तरीके से नहीं भी पढ़ी तो अगर आप रिपोर्टिंग गाइडलाइंस के हिसाब से चेकलिस्ट टिक करनी होती है, आप साथ साथ अपना प्रपोजल जो आपने लिखा है, सॉरी जो आप मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा है उसके साथ आप टिक पढ़ते जाओ, टिक करते जाओ, क्या मैंने चीजें ऐड लिखी है, क्या मिस कर दी है, तो आपका प्रपोजल, आपका मैन्यूस्क्रिप्ट बिल्कुल तैयार होगा टू बी सबमिटेड, यानी उसमें कोई फ्लॉ नहीं रह जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास एनालिटिकल के लिए कौन सी है? एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल के लिए भी है स्ट्रोब गाइडलाइंस, STROBE। एक्सपेरिमेंटल में जो एनिमल के लिए कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट, उनके लिए अराइव गाइडलाइन है, रिपोर्टिंग गाइडलाइंस ARRIVE। और जो ह्यूमन के लिए कर रहे होते हैं उनके लिए कंसॉर्ट, CONSORT। याद रहेगा, कहीं नोट डाउन कर ले, ठीक है। सो हमारे पास आ जाती है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स एंड नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल्स। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स आप क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो सकती हैं, क्लिनिकल में ड्रग ट्रायल्स भी हो सकती हैं, और थेराप्यूटिक उसमें भी आ सकती हैं, जो प्रोसीजर की ट्रायल्स भी हो सकती हैं। और इसके अलावा हमारे पास कैटेगरी आ जाती है प्रिवेंटिव ट्रायल्स, रिस्क फैक्टर ट्रायल्स। प्रिवेंटिव में आपकी वैक्सीनेशन ट्रायल्स भी आ सकती हैं, जो अभी कोविड की हो रही थी। रिस्क फैक्टर ट्रायल्स भी की जा सकती हैं, जिसमें कि आपकी जो एग्जाम्पल आप देख सकते हो डिफरेंट रिस्क फैक्टर के साथ इस वक्त करंटली जो चल रही हैं, वो मैं कुछ शेयर करूंगी आपके साथ ट्रायल्स की एग्जाम्पल। सेसेशन एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं कि आप जैसे स्मोकिंग सेसेशन करके और उसका देखा इफेक्ट। ट्रायल्स ऑफ इकोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकती हैं, हेल्थ सर्विसेज की वैल्यूएशन भी की जा सकती है, वो उसको भी एज कर सकते हो आप यूज। नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल्स होती हैं जिनमें आप रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे RCTs जो होते हैं उसका डिजाइन चलो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। भी हमारे पास दो ऑप्शन होती है ना, कंकरेंट या पैरेलल डिजाइन और क्रॉसओवर डिजाइन। तो RCT डिजाइन करना, इसके ऊपर कितनी डिटेल, कितनी डेप्थ चाहिए, मैं अक्सर से पूछती हूँ कि इस पे एक तो रिपोर्टिंग ट्रायल्स तो मैंने आपको बता दी, कंसॉर्ट, और कुछ बेसिक उसका आइडिया मैं भी आगे दे देती हूँ आपको, लेकिन एक्चुअल डिजाइनिंग में हमारे पास काफी डिटेल आती है, तो वो हम पे देख लेते हैं कि हम आज कितना कवर कर सकते हैं। नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल्स वो होती हैं जिनमें रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं होती, तो हम वो नॉन रैंडमाइज की कैटेगरी में आती है। रैंडमाइजेशन क्या होती है कि एक ग्रुप जिसको कि आपने इंटरवेंशन दी और एक ग्रुप जिसे इंटरवेंशन नहीं दी, तो उनकी में जो आप एलोकेट कर रहे हो कि जैसे मेरा ये पेशेंट ये मेरा जानने वाला है, मैं इसको जानबूझ के ट्रायल वाले में डाल दूं, इंटरवेंशन वाले ग्रुप में डालूं कि ये नई ड्रग आई है इसको दूं,
तो दिस इज अ बायस जो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं रैंडम एलोकेशन नहीं कर रही, ठीक है। तो रैंडमाइजेशन इज रैंडम एलोकेशन, कि मैं अपनी मर्जी शामिल ना करूं, मैं लॉटरी मेथड के जरिए, ड्रॉ मेथड के जरिए इनकी रैंडम एलोकेशन करूं, ठीक है। इसमें रैंडमाइजेशन के डिफरेंट तरीके होते हैं, जो कॉमनली है वो यही लॉटरी मेथड के जरिए हम कर सकते हैं। अच्छा, सो आपने हमारी दो कैटेगरीज होगी। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज क्या होती है? व्हेन एपिडेमियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड डिजीज आउटकम्स इन फ्री लिविंग पॉपुलेशन, इट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। नेचर इज अलाउड टू टेक इट्स कोर्स एंड नो इंटरवेंशन इज डन, इसीलिए ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में कोई इंटरवेंशन नहीं होती। ऑब्जर्वेशनल में हमने ये कर ली, केस सीरीज भी कर ली, केस रिपोर्ट भी कर ली, क्रॉस सेक्शनल भी हमने कर लिया। क्रॉस सेक्शनल बताता है कि इस वक्त क्या हो रहा है, इसमें कोई डायरेक्शन ऑफ इंक्वायरी नहीं होती। फिर इसको हम प्रेवलेंस स्टडी भी करते हैं। अच्छा, केस कंट्रोल स्टडी को हम थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं। जैसे कि हम एमडीआर टीबी के केसेस हमने केस सीरीज के तौर पे लिए, उनके साथ हमने कंट्रोल ग्रुप जिन्हें एमडीआर टीबी नहीं है वो ले लिया और उनका कंपैरिजन कर लिया, उनमें रिस्क फैक्टर की मौजूदगी देख ली कि किन में रिस्क फैक्टर। हमारा एग्जम्पशन तो यही है ना कि एमडीआर टीबी के जो मरीज होंगे उनके अंदर वो रिस्क फैक्टर ज्यादा मौजूद होंगे एज कम्पेयर टू जो एमडीआर टीबी की नहीं है। और इनको केस कंट्रोल स्टडी को हम रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी या बैकवर्ड लुकिंग स्टडी भी कह सकते हैं, लेकिन नाम इसका केस कंट्रोल है। इसमें होता क्या है, आप डिजीज आउटकम यानी ऊपर आपके पास केसेस आते हैं और कंट्रोल आते हैं, आप और उनके अंदर आप बैकवर्ड देखते हुए उनसे हिस्ट्री ले रहे होते हो रिस्क फैक्टर की मौजूदगी की, यानी एक्सपोजर मौजूद था या नहीं था उनमें। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है इसके लिए केस कंट्रोल के लिए कि आप ये जानो कि एक्सपोजर उसको कब डेवलप हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है और लंग कैंसर पे आप पेशेंट्स ले रहे हो, लंग कैंसर के अनमोल से, शौकत खानन से, और उनकी हिस्ट्री पूछ रहे हो सिगरेट स्मोकिंग की, तो जिसने अभी 1 साल पहले शुरू की है आप उसको एक्सपोजर लेबल कर सकते हो? नहीं, आप लिटरेचर से देखोगे कि कम से कम वो कितने साल पहले उसने डेवलप सिगरेट स्मोकिंग की हो, यानी एक्सपोजर रहा उसको, और वो कितना अरसा करता रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि कम से कम 1 साल उसने स्मोकिंग की हो, ये नहीं कि एक दफा कश लगाया और मैं ऐसे कहूंगी ये एक्सपोजर में आ गया, इसने ये स्मोकर था। और दूसरा, कम से कम 1 साल अगर करता रहा हो, या और एटलीस्ट वो हैवी स्मोकर रहा हो, या एटलीस्ट कुछ ना 2 पैक्स अ डे पीता रहा हो, कुछ ना कुछ आपको क्वांटिफाई करना होता है। ये इसमें लिटरेचर आपको हेल्प करता है कि एक्सपोजर को कैसे आपने डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है और उसको मेजरेबल बनाना है। इसलिए कि जब आप उस पे ऑड्स रेशो निकालोगे तो लेवल ऑफ एक्सपोजर के हिसाब से भी आपका रिजल्ट बदलेगा। जैसे कि कोई अगर चेन स्मोकर है, उसके अंदर ज्यादा ऑड्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ हमें उसके अंदर ज्यादा मिलेंगी ऑड्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, जो लंग कैंसर के मरीज जिनके अंदर ये रिस्क मौजूद हो, रिस्क फैक्टर मौजूद हो चेन स्मोकिंग का, तो उनमें हमें ज्यादा मिलेगा उसकी ऑड्स। सो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये बैकवर्ड लुकिंग है, झांक हम पीछे रहे हैं लेकिन टाइम आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। और इसलिए हम इसमें पीछे हम जाते हैं। ये डिजीज हुई, ये स्टडी जब हम कर रहे हैं उससे पहले ये 1 साल या 2 साल पहले डिजीज डेवलप होना शुरू हुई। इस वक्त हमारे पास जब नजर आ रहे हैं वो स्टेज 2 स्टेज 3 कैंसर है, ये स्टेज 4 है। इससे पीछे हमने झांका तो हमें पता चला कि आज 10 साल पहले उसने 5-6 साल वो एक्सपोजर उसका हुआ, उसने सिगरेट स्मोकिंग करता रहा। तो यहाँ से आपके पास 2 ग्रुप आप पीछे जब देखते हो तो रिस्क फैक्टर की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की वजह से प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिस्क फैक्टर आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो। केस कंट्रोल स्टडीज क्या होती हैं, उनके फायदे क्या होते हैं? रैपिड कंडक्ट करने के लिए आसान है, पैसे ज्यादा नहीं लगेंगे, और इसमें केस कंट्रोल के लिए जरूरी है कि आप रेयर डिजीजेस हो तो केस कंट्रोल करो। अगर कोई कॉमन डिजीज है, जैसे टीबी बहुत कॉमन है, हर दूसरे तीसरे घर में आपको टीबी का मरीज, तो ऐसे जो जितनी प्रेवलेंट स्टडी होगी उसमें आप केस कंट्रोल की जरूरत नहीं रहती, उसमें आप क्रॉस सेक्शनल की तरफ जाए। और वरना केस कंट्रोल डिजाइन जो है वो हमें रेयर डिजीजेस के लिए करना चाहिए। लेकिन इसमें फायदा ये होता है मल्टीपल एक्सपोजर, मल्टीपल रिस्क फैक्टर साइमल्टेनियसली स्टडी कर सकते हो। यानी आप सिर्फ स्मोकिंग के बारे में नहीं पूछ सकते, आप चाहो तो कुछ भी पूछ लो, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर पूछ लो, फैमिली हिस्ट्री पूछ लो, उसके अलावा उसने और भी कोई
इस तरह की फैक्टर्स हैं जो लिटरेचर में, आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लो। तो रिस्क फैक्टर आप मल्टीपल स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मैचिंग का। आप केस और कंट्रोल को आपस में मैच करो, ठीक है। तो नॉन कंफाउंडर्स, जब भी रिलेशनशिप की बात आती है तो कंफाउंडर आ जाते हैं। केस और कंट्रोल में जब आप कह रहे हो स्मोकिंग और लंग कैंसर का रिलेशनशिप है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस रिलेशनशिप को डिस्टॉर्ट करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल बताई, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, फैमिली हिस्ट्री है। या तो मैं उनको भी रिस्क फैक्टर बना के स्टडी में शामिल कर लूं, या मैं उनको मैच कर लूं। इसी तरह एज और जेंडर भी है। ज़ाहिर है एज का स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन है, विद इंक्रीजिंग एज लंग कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, लिटरेचर बता रहा है हमें, ठीक है। सो हम बेहतर है कि हम एज और जेंडर को मैच कर लें और बाकी सारों को रिस्क फैक्टर के तौर पे ले लें, ठीक है। तो ये सबसे आइडियल वे है कि एज और जेंडर मैचिंग कर ली जाए। और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की मैचिंग करनी है, वो भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन अगर उसको अपने एज अ रिस्क फैक्टर लेना है तो वो भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक यूजुअली हम मैचिंग करते हैं। अब मैचिंग जो है ग्रुप मैचिंग भी हो सकती है, यानी पेयर मैचिंग जिसे हम पेयर मैचिंग भी हो सकती है और ग्रुप मैचिंग भी हो सकती है। जैसे कि मैं 40 to 45 ईयर्स की एज में मेरे पास 4 केसेस हैं, तो मैं 40 to 45 ईयर्स की एज में भी 4 कंट्रोल उसके साथ मैच करूं। अगर वो चारों मेल हैं तो इधर भी मैं 4 मेल लूं एज ग्रुप के, तो ये ग्रुप मैचिंग के तौर पे आ जाता है। तो वी हैव पेयर मैचिंग और ग्रुप मैचिंग। सो और केस कंट्रोल की रेशो क्या हो सकती है? केस और कंट्रोल 1:1 भी हो सकती है, 1:2, 1:3 और 1:4 मैक्सिमम। और ये 1:4 बहुत आइडियल है कि एक केस 4 लोगों के साथ कंपेयर हो रहा है, ठीक है ना। सो तो बहुत ही आइडियल है, लेकिन जाहिर है फिर इतने कंट्रोल तलाश करना और उन्हें रिटेन करना वो जरा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसमें सैंपल साइज छोटा होता है, ये इसका अच्छी बात है। एथिकल इश्यूज कोई नहीं होते क्योंकि सब कुछ तो हो चुका है, डिजीज डेवलप हो चुकी हुई है। सो आप डिजीज डेवलप हो चुकी है और आप बैकवर्ड उसकी हिस्ट्री में झांक रहे हो। और इसमें लेकिन बस ये है कि इसमें आप रिस्क कैलकुलेट नहीं करते, आप इसमें ऑड्स रेशो निकालते हो। और इसमें टेम्पोरल रिलेशनशिप नजर नहीं आता, यानी वक्त का ताल्लुक नजर नहीं आता कि पहले स्मोकिंग शुरू की, 10 साल वो स्मोकिंग करता रहा, उसके अंदर पैथोलॉजी डेवलप हुई और इस तरह से उसको लंग कैंसर हुआ। तो ये टेम्पोरल रिलेशनशिप एक्चुअली नजर नहीं आ रहा। इसमें आप हिस्ट्री में बस पूछ रहे हो कि अच्छा आपने कब स्मोकिंग की, और रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हो, स्टैब्लिश कर रहे हो। अच्छा, इसमें बायसेस बहुत होते हैं। केस कंट्रोल स्टडीज जो होती हैं वो वेरी प्रोन टू बायसेस, सिलेक्शन बायस, कंट्रोल कैसे सिलेक्ट किए, रिकॉल बायस। केसेस जो आप हॉस्पिटल से केसेस ले रहे हो तो वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप कम्युनिटी से भी केसेस ले सकते हो, वो डिफिकल्ट तरीका है। अच्छा, केस कंट्रोल डिजाइन जो होते हैं वो उनमें हर तरह का बायस आ जाता है। एक बर्गसोनियन बायस होता है, डिफरेंट रेट ऑफ एडमिशन फर्क होते हैं हॉस्पिटल में डिफरेंट डिजीज के। अगर आप हॉस्पिटल से कंट्रोल उठाते हो, लाइक आप सारे डायबिटिक उठा लेते हो जिन्हें लंग कैंसर तो नहीं है लेकिन उसके अलावा जो बीमारी के साथ आ रहे हैं, तो इस तरह ये बर्गसोनियन बायस इसको कहते हैं कि आप डिफरेंट रेट ऑफ एडमिशन डिफरेंट डिजीजेस के हैं तो उसकी वजह से बायस इंट्रोड्यूस हो जाता है। आप सिबलिंग बायस ले सकते, कंट्रोल ले सकते हो, आप नेबरहुड कंट्रोल ले सकते हो, आप इसके अलावा अपने जो जनरल पॉपुलेशन से कंट्रोल ले सकते हो, ठीक है। सो इसमें बायसेस डिफरेंट तरह के आ जाते हैं। फिर हमारे पास रिकॉल बायस सबसे ज्यादा कॉमन है, जो कि उसको याद नहीं रहता या अच्छे तरीके से रिकॉल करते हुए वेरी कर सकता है। कोहॉर्ट स्टडीज जो दूसरी हमने ग्रुप किया था ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल के अंदर, वो उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है आपने अभी से आगे की तरफ जाना है, एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जाना है। जैसे केस कंट्रोल का था, आउटकम से आप एक्सपोजर की तरफ देख रहे हो, इसी तरह यहाँ आप एक्सपोजर से शुरू कर रहे हो टूवर्ड्स आउटकम। अब चाहे आप आज से शुरू करके आज वो ले लो जो स्मोकिंग करते हैं और जो स्मोकिंग नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक बैंक के अंदर आप जाते हो, बैंक में काम करने वाला आपका एक कोहॉर्ट बन गया। वो एक कोहॉर्ट क्या होता है? ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो एक जैसा, जो सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर करें। एक ही जैसे एक बर्थ कोहॉर्ट है, एक खास महीने, एक खास साल में, या किसी खास हॉस्पिटल में पैदा हुए वो बच्चे एक बर्थ कोहॉर्ट बना रहे हैं। मैरिज कोहॉर्ट किसी एक खास साल में, वो सब जो ग्रुप जिनकी शादी हुई उनको आप एज मैरिज कोहॉर्ट ले रहे हो। इसी तरह हम शेख ज़ायद में हम काम कर रहे हैं तो हम शेख ज़ायद कोहॉर्ट है। ये जो 86 के जो एम्प्लॉय थे वो अब रिटायर हो रहे हैं, तो वो उस वक्त से अब तक एक कोहॉर्ट चला आ रहा था, ठीक है। सो आप कहीं पे भी कोहॉर्ट ले सकते हो। अब ये कोहॉर्ट जो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट होती है वो अभी एक्सपोजर, उस कोहॉर्ट में से आप डिवाइड कर लेते हो आपका एक्सपोजर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, स्मोकिंग, नॉन स्मोकिंग,
ठीक है ना, जो तो दो ग्रुप बन गए, एक वो जो स्मोकिंग करते हैं और जो नहीं करते, उनको लेके आप आगे फॉलो करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आपको पता है कि अगर आपका आउटकम ऑफ इंटरेस्ट लंग कैंसर है तो वो 10 साल कम से कम लगेंगे, अदरवाइज मतलब आपको बड़ा लंबा ड्यूरेशन आता है लेटेंट पीरियड में, और पैथोलॉजी डेवलप होते होते टाइम लगता है। तो दूसरा ये कि अगर आप COPD ले रहे हो, साथ ही एस्थमा ले रहे हो, साथ ही आप कह रहे हो CHD भी डेवलप हो सकती है, यानी स्मोकर में एक एक्सपोजर से जरूर आप शुरू किया लेकिन आउटकम तो मल्टीपल हो सकते हैं। सो कोहॉर्ट का फायदा क्या है, आप एक्सपोजर एक से शुरू करते हो लेकिन आप मल्टीपल आउटकम स्टडी कर सकते हो, इंसिडेंस ऑफ मल्टीपल आउटकम्स देख सकते हो। लेकिन केस कंट्रोल में क्या था, रेयर डिजीज एक डिजीज से शुरू करते हो और मल्टीपल रिस्क फैक्टर देख सकते हो, तो दोनों की अपनी अपनी जगह वैल्यू है। यहाँ आप रिस्क फैक्टर एक ही है, यानी स्मोकिंग करने वाले और स्मोकिंग ना करने वाले, उनमें आपने मल्टीपल आउटकम देखने हैं। तो उन मल्टीपल आउटकम का आप लिटरेचर से अंदाजा लगा लेते हो कि कितने साल कोहॉर्ट चलना चाहिए। ठीक है, इसको हम प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट कहेंगे। अब प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत पैसा चाहिए, बहुत एट्रिशन का इशू है, लोग छोड़ के चले जाएंगे, कोई फौत हो जाएगा, कोई ट्रांसफर हो जाएगा, किसी का इंटरेस्ट लूज कर देगा। अब वैसे ये बहुत अच्छी स्टडी है, नेचुरल हिस्ट्री स्टडी कर रहे हो आप, इसमें कॉजल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा, टेम्पोरल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिजीज डेवलप हुई है, इट मींस के वक्त का ताल्लुक एस्टैब्लिश हुआ। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। जैसे फ्रमिंगम हार्ट चल रही है, 80 से चल रही है और अभी भी चल रही है, तो उसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर बहुत सारे आइडेंटिफाई होते रहे, बीच बीच में डेटा एनालिसिस होता रहता है। तो इसी तरह इसमें ये फायदा है। लेकिन इसी की दूसरी टाइप है रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट, हिस्टोरिकल कोहॉर्ट। इसमें ये होता है कि आपके पास अगर रिकॉर्ड बहुत अच्छा मेंटेन है, आप आज से पीछे जाओगे हिस्ट्री में, जैसे 86 में शेख ज़ायद बना, और एनुअल रिकॉर्ड अगर हर एम्प्लॉय का मेंटेन होता, तो मैं क्या करती, मैं 86 में वापस जाती हूँ, वहां देखती कि स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग की बेस पे स्मोकर नॉन स्मोकर दो ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेती, और उनको आगे रिकॉर्ड में मैं आगे स्टेप बाय स्टेप ईयर बाय ईयर आगे आती जाती और देखती कब कब कौन कौन से आउटकम डेवलप हुए हैं। अगर मेरे 4 या 5 आउटकम ऑफ इंटरेस्ट है तो वो कब कब किस किस में डेवलप हुए हैं, तो मैं उनका इंसिडेंस लिख सकती थी और आज की तारीख तक मैं आगे आ जाती। और उसके बाद मैं अगर इसी डिजाइन को, इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट, आना पीछे से आगे है, बैकवर्ड लुकिंग डिजाइन नहीं है, ये कहेंगे रिट्रोस्पेक्टिव, ये हिस्टोरिकल कोहॉर्ट, लेकिन आना एक्सपोजर से आउटकम की तरफ ही है। ये गड़बड़ कभी मत कीजिएगा, ये समझें कि आप वापस जा रहे हैं, नहीं, पीछे जाके आप आगे की तरफ आ रहे हैं, बैक टू द फ्यूचर। अच्छा, अब अगर मैं चाहूं कि मैं आज की तारीख तक मुझे बहुत सारे आउटकम नहीं मिले और मुझे लगता है कि इस कोहॉर्ट को आगे 10 साल और कंटिन्यू करना चाहिए, तो मैं इसे प्रोस्पेक्टिव में चेंज कर दूंगी। सो कंबाइंड कोहॉर्ट भी हो सकता है, हिस्टोरिकल चेंज्ड इनटू प्रोस्पेक्टिव। अच्छा, कोहॉर्ट का हमने कर लिया था कि वो हेल्दी कोहॉर्ट होता है जिसमें के आउटकम डेवलप नहीं हुआ होता, वहां पे आप एक्सपोजर की बेस पे उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करते हो क्योंकि आप उनको कंपेयर कर रहे हो। सो इसमें आपका ऊपर डिजीज आउटकम हमेशा 2x2 टेबल जब बनाते हैं, 2x2 टेबल क्या होता है, क्रॉस टैब है ना, एक वेरिएबल ऊपर है, एक वेरिएबल इधर है। ऊपर वाला वेरिएबल जो आप यहाँ पे दे रहे हो, उस वेरिएबल को डिजीज आउटकम को रखो, हमेशा इधर डिजीज आउटकम रखो, अदरवाइज कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है। डिजीज आउटकम यहाँ पे क्या है, इंसिडेंस, यानी हम देख रहे हैं लंग कैंसर यस, लंग कैंसर नो, और इस साइड पे रिस्क फैक्टर या एक्सपोजर स्मोकर नॉन स्मोकर, और इनमें आप देख रहे हो इंसिडेंस डेवलप हुआ, तो इसका इस साइड पे एरो जाएगा। ये प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट की एग्जांपल है, आपने स्टडी यहाँ स्टार्ट की, अब वक्त भी इस तरफ को जा रहा है, आप भी इस तरफ को जा रहे हो, एक्सपोजर की बेस पे आपने उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, स्मोकर नॉन स्मोकर, और इनको लेके जब फॉलो किया तो डिजीज अकर हुई, कब कब हुई ये आप देखते जाते हो और इंसिडेंस निकालते जाते हो, डिफरेंट 5 ईयर इंसिडेंस, 10 ईयर इंसिडेंस। अच्छा, जैसे कि ये फॉलिक एसिड और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह के लिए, इस तरह की मैंने एंटीनेटल डिप्रेशन पे कराई थी, छोटा सा कोहॉर्ट है डिलीवरी होने तक, ठीक है ना, तो 6 महीने का EPDS स्केल करके डिप्रेशन और डिप्रेस्ड और नॉन डिप्रेस्ड अलग कर ली एंटीनेटल कोहॉर्ट में से, और उनको फॉलो किया ओवर पीरियड ऑफ टाइम 3 से 6 मंथ्स मैक्सिमम, और आउटकम देख लिया। अच्छा, रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, ये बैकवर्ड हम जा रहे हैं इसमें, ठीक है, और पीछे से जाके टाइम में पीछे झांक रहे हैं, लेकिन
हम आगे की तरफ एक्सपोजर अक्रेंस और उस वक्त से लेके डिजीज अक्रेंस हम देखते जा रहे हैं, और यहाँ हम स्टडी अभी का टाइम ये है, ठीक है। सो ये ऊपर रियल टाइम इस तरफ को जा रहा है। ओके, कोहॉर्ट की होगी, आप में से कोई कुछ कहना चाह रहा है? नहीं, वैसे इस पे अच्छा, इसके एडवांटेज मैंने ये बता दिया था, हाई कॉस्ट है, रिसोर्स इंटेंसिव है, क्योंकि जब भी आपने उसको फॉलोअप के लिए बुलाना है, अगर ईयरली आप कर रहे हो तो सारे टेस्ट रन करने हैं। लंग कैंसर का ज़ाहिर है पूरा आपने उसको स्क्रीन करना है फॉर लंग कैंसर, COPD है, एस्थमा है, CHD है, और सबके लिए करना है। और फिर इनका IRB से अप्रूवल नहीं मिलेगा जब तक कि आप इनके लिए इलाज की सहूलियात नहीं देंगे कि भाई ये अगर बीमार हुआ है, अगर इसका लंग कैंसर डेवलप हुआ तो फिर आपने इसको कहाँ ट्रीटमेंट मिलेगी, सब्सिडाइज ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगी, इसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा, इसकी पहले तो स्क्रीनिंग की कॉस्ट, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट की कॉस्ट, फिर ट्रीटमेंट कॉस्ट। तो ये इसमें कोहॉर्ट बड़ी महंगी स्टडी पड़ती है, लेकिन बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है जो टेम्पोरल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है, और इसमें बायसेस कम होते हैं, और ये रेयर एक्सपोजर्स के लिए अच्छी है, और इसमें आप इंसिडेंस कैलकुलेट करते हो, ठीक है, रिस्क और रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट करते हो। बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं ना, उनके अंदर मैनिपुलेशन, कंट्रोल, रैंडमाइजेशन, 3 चीजें होती हैं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स क्या होते हैं? जिनमें हमने इंटरवेंशन करनी है, या कुछ देना है या कुछ निकालना है। यानी फॉर एग्जांपल हमने स्मोकिंग रोक दी, सेशन ऑफ स्मोकिंग एक्सपेरिमेंट कर लिया, या हमने कुछ दिया, जैसे कोई ड्रग दी, कोई प्रोसीजर रन किया, कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया, मेडिकल किया, या हमने हेल्थ एजुकेशन इम्पार्ट की। ये सब एक्सपेरिमेंट में आ जाते हैं जिसमें आप मैनिपुलेट कर रहे हो। सो मैनिपुलेशन इज द की, पहला पॉइंट, मैनिपुलेशन होगी तो वो एक्सपेरिमेंटल होगा। कंट्रोल, कंट्रोल्ड, एक्चुअली जो इसकी टर्म कंट्रोल्ड, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल है, उस कंट्रोल्ड का मतलब है कि वो आप पूरा एक्सपेरिमेंट को विद इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रखो, जो कि खासा मुश्किल काम होता है। इट्स नॉट इजी कि आप हर चीज को अंडर कंट्रोल रखो। हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दिया जा सकता है, क्या वो खा रहे हैं और क्या आउटपुट है वो सारा आप कंट्रोल कर सकते हो, वाइटल्स देख सकते हो, कुछ और तो नहीं खा रहे, कोई और मेडिसिन तो नहीं साथ ले रहे किसी हकीम की, होम्योपैथ की। लेकिन जब आप घर में चले जाते हैं तो वो आपके स्टडी सब्जेक्ट्स का वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देना सिर्फ एनिमल स्टडीज में पॉसिबल है, ह्यूमन में इतना पॉसिबल नहीं। बहरहाल उसके बाद वैसे, और इसमें जो कंपैरिजन ग्रुप होता है वो एक्चुअली कंपैरिजन ग्रुप कहलाता है, जो साथ जिससे कंपेयर कर रहे हो। अब वो चाहे कोई प्लेसिबो है, अगर आप प्लेसिबो कंट्रोल ट्राई कर रहे हो तो वो प्लेसिबो होगी, कोई ऐसी ड्रग जो सेम शक्ल सूरत की है लेकिन वो अंदर कोई सप्लीमेंट या वो उसके इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके, ठीक है। दूसरी चीज हो सकती है कि आप बिल्कुल एक कंट्रोल के तौर पे उसको लो और उसमें कुछ भी ना दो। तीसरी चीज ये हो सकती है कि आप उसमें कोई और इंटरवेंशन दो, जैसे कि 2 स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चल रही हैं और एक में आप एड ऑन ट्रायल करो, यानी आपकी डिफरेंट ट्रायल्स की टाइप्स होती हैं। RCT में एड ऑन ट्रायल्स भी होती हैं, यानी आप जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चल रही, जैसे हमने कोविड के अंदर की थी, वो एड ऑन ट्रायल थी, नाइगेला, सेटेवा और हनी हमने दिया था, और जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चल रही थी उस सेंटर पे वो चल रही थी, उस पे हमने एड ऑन किया इसको एड ऑन, और वो थी भी प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल, एड ऑन प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल। फिर ब्लाइंडिंग क्योंकि हमने उसमें की थी वो डबल ब्लाइंड ट्रायल थी। सो ट्रायल्स की आगे से हम देखते हैं कि ब्लाइंडिंग ये होती है कि जो कंफाउंडिंग फैक्टर्स हमने पहले पढ़े हैं और जो बायसेस पढ़े हैं तो वो इसमें रिड्यूस हो जाते हैं अगर हम ब्लाइंडिंग भी कर लें। ब्लाइंडिंग का मतलब होता है कि पेशेंट को नहीं पता कि उसको किस ग्रुप में डाला जा रहा है, यानी उसको दोनों दवाइयों में से किस में प्लेसिबो है और कौन सी एक्चुअल दवाई है, इंटरवेंशन वाली है, उसको ये नहीं पता, तो ये सिंगल ब्लाइंड है। अगर एडमिनिस्टर करने वाले को जो दवाइयां खिला रहा है उसको भी नहीं पता कि इसमें ए वाले बैच को कौन सी दवाई है और बी वाले में जो डब्बी दे रहे हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट है, कौन सा एक्सपेरिमेंटर कौन सा नहीं है ग्रुप, तो ये डबल ब्लाइंड है। अगर डेटा एनालिस्ट को नहीं पता कि मेरे पास जो डेटा ए ग्रुप से आया और बी ग्रुप से आया इसमें किस में इंटरवेंशन है और किस में प्लेसिबो है, तो ये ट्रिपल ब्लाइंड है, ठीक है। और रिसर्चर जो होता है उससे डीकोड कर लेता है फिर जो। सो ब्लाइंडिंग अच्छी बात है लेकिन हर जगह पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को आप हेल्थ एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हो तो दूसरे ग्रुप को ये नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हें प्लेसिबो के तौर पे यानी वैसी कोई और बात बता दी और उसको पता ना चले कि मुझे एक्सपेरिमेंट में शामिल नहीं किया। तो हर जगह
सॉरी हर जगह पॉसिबल नहीं है ब्लाइंड। इसी तरह रैंडमाइजेशन जो है तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, कि आप रैंडम एलोकेशन आइडियली होनी चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए एलोकेशन, लेकिन हर दफा पॉसिबल नहीं होती तो नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल के तौर पे भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट ऑप्शन हो सकती है कि पैरेलल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप ही नहीं है आपके पास, कंपैरिजन के लिए कोई नहीं है, इसको कहते हैं सिंगल ग्रुप या वन ग्रुप ओनली कंट्रोल ग्रुप, वन ग्रुप ओनली डिजाइन, यानी एक ही ग्रुप है आपके पास, उसमें पहले और बाद में, बिफोर एंड आफ्टर वन ग्रुप ओनली डिजाइन। कई दफा आप वन ग्रुप ओनली डिजाइन में ही बिफोर वाला डेटा नहीं ले पाते, तो आफ्टर ओनली डिजाइन कहते हैं उसको, वन ग्रुप आफ्टर ओनली डिजाइन। तो ये डिफरेंट, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है रिसर्च में, हर तरह की पॉसिबिलिटी, कहते काम करो, रिसर्च करो, डिजाइन्स के बहुत ज्यादा उस शिकंजे में ना अपने आप को फंसाओ। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल नहीं हो सकती तो नॉन रैंडमाइज कर लो, नॉन रैंडमाइज में कंट्रोल ग्रुप नहीं मिल रहा, रैंडम एलोकेशन नहीं की लेकिन कंट्रोल ग्रुप था, लेकिन आपकी कंडीशन में नहीं कंट्रोल ग्रुप पॉसिबल हो रहा, तो कोई बात नहीं, सिंगल ग्रुप ये डिजाइन यानी वन ग्रुप ओनली डिजाइन कर लो। अगर बिफोर आफ्टर कंपैरिजन कर लो, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आफ्टर ओनली कर लो। तो इस तरह की बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो कि फ्लेक्सिबल है। सो आइडियली हमें आरसीटी करनी चाहिए, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को रजिस्टर जरूर कराओ जब भी आरसीटी करो, कोई भी ड्रग ट्रायल करो, एफडी अप्रूवल अप्रूव ड्रग है और कोई नई आप उसके अंदर ट्राई कर रहे हो किसी नई डिजीज के लिए या किसी डिफरेंट डिजीज के लिए, सेम अप्रूव ड्रग ट्राई कर रहे हो, फिर भी ड्रैप से अप्रूवल लेना होता है। तो ये 2-3 अप्रूवल देखने होते हैं, एक तो एफडी अप्रूवल, अप्रूव ड्रग हो तभी एनिमल से यानी ह्यूमन ट्रायल कर सकते हो, दूसरा ड्रैप के साथ वो उस डिजीज के लिए रजिस्टर्ड होनी चाहिए पहले, और तीसरा इंटरनेशनल रजिस्टर करो, जैसे कि clinicaltrial.gov के ऊपर मैं यूली ट्रायल रजिस्टर करती हूँ, रिट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हैं, उसमें आपको हाँ से एक ट्रायल नंबर मिलेगा, वो आपके लिए फायदा रहेगा और आपकी कोई चोरी भी नहीं करेगा आपका काम। ठीक है, एनी क्वेश्चन? अजान यहाँ पे शुरू हो रही है, आप में से किसी ने कुछ पूछना है? और दूसरा मुझे ये भी बताएं कि मजीद आप कितनी डेप्थ में जाना चाहते हैं, कैलकुलेशंस तो नहीं करानी होती अक्सर, ऑड्स रेशो रिलेटिव रिस्क की कैलकुलेशन या 2x2 टेबल वगैरह देखना चाहते हैं आप लोग? मैम वैसे हमें आइडिया तो है रिलेटिव रिस्क कलेक्टिंग सबको है, जो कम्युनिटी मेडिसिन से है वो तो जाहिर है माशाल्लाह सबको पता है। सो यहाँ पे फिर हम स्टॉप करते हैं। कोई क्वेश्चन है बेटा? नो मैम। अच्छा, बाकी सब की तरफ से आप लोग भी बता दें, किसी ने कोई चीज नो मैम, थैंक यू सो मच मैम। बस फिर हम इसको खत्म करें। डॉक्टर अशरफ, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? आपने किसी ने कुछ ऐड करना है बेटा? फिर नहीं तो अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से। Nothing from my side. Thank you so much. ठीक है, चल अल्लाह हाफिज। Thank you. Take care. थैंक यू मैम, Love you, everybody.